गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् गणानाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पतीन् पञ्चैतान् संस्मरे नित्यं वेदवाणी प्रवर्तते अजास्योः पीतवर्णः सयात् यजुर्वेदोक्षसूत्रधिक भामे कुलिशपाणिस्तु भूतिदो मङ्गलप्रदः आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति शिक्षा शुभ्रा भयकरा ज्ञानमुद्रानविता शुभा अक्षसूतरा सकुण्डिका द्विभुजा दण्डपङ्कजा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः विनायकं गुरुं भानु ब्रह्म विष्णु महेश्वरन् सरस्वती प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थ सिद्धे सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी वेदपाठं करिष्यामि प्रसन्न भव सर्वदा जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जी जय जय माखन चोर श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो निज वृंदावन को बास भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासही विघ्न अनेक रवि रुद्र पितामह विष्णुनुतं हरिचंदन कुंकुम पंकयुतं मुनिवृंद गजेन्द्र समानयुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् शशिचोद सुधाहिमधामयुतं शरदं वरबिम्बसमानकरं बहुरत्न मनोहर कान्तियुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् कनकाब्ज विभूषित भूतिपवम् भव भाव विभावित भिन्न पदम प्रभु चित्त समाहित साधु पदम तव नौमि सरस्वती पादयुगम भव सागर मज्जन भीतिनुतं प्रतिपादित संतति कारमिदम् विमलातिक शुद्ध विशुद्ध पदं तव नौमि सरस्वती पादयुगं मतिहीन जनाश्रय पारमिदम् सकलागम भासित भिन्न पदम परिपूरित विश्वमनेक भवं तव नौमि सरस्वती पादयुगं परिपूर्ण मनोरथ धाम निधिं परमार्थ विचार विवेक विधिं सुरयोषित सेवित पादतलं तव
नौमि सरस्वती पादयुगम् सुरमौलिमणिद्युतिशुभ्रकरम् विषयादिमहाभयवर्णहरम् निजकान्तिविलोमित चन्द्रशिवम् तव नौमि सरस्वती पादयुगम् गुणनैककुलस्थितिभीतिपदम् गुणगौरवगर्वित सत्यपदम् कमलोदर कोमल पादतलम् तव नौमि सरस्वती पादयुगम् तव नौमि सरस्वती पादयुगम् ॐ श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः गुरुवेभ्यो नमः ॐ परमेष्ठ गुरुवेभ्यो नमः ॐ परात्पर श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः श्री मातृपितृ चरणकमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। हर हर महादेव। प्रणाम गुरुजी, साष्टांग दंडवत प्रणाम। गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम प्रणाम सब लोगों को। हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? गुरुदेव प्रणाम। गुरुजी आप प्रणाम प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? जी आपका आशीर्वाद है। चले, कल हम लोगों के थोड़ा चर्चा सामान्य नहीं हो पाई। अच्छा, अभी बीच में 2 दिन हमारा इंदौर उज्जैन का वो रहेगा 29-30। तो 29-30 पहली दूसरी और तीसरी को 3 तारीख तक मैं उज्जैन ही रहूँगा, या 3 के रात में वहाँ से निकलूँ तो 4-5 इंदौर उज्जैन मतलब 4-5 इलाहाबाद रहूँगा। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। तो मेरा थोड़ा बीच का दौरा है, तो मैं जैसा बताया 29 को क्लास नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि 29 को मैं ट्रेन में रहूँगा। तो 29-30 को मैं पहुंच जाऊंगा। 30 को क्लास लूंगा, 1 को लूंगा, 2 को भी लूंगा क्लास। फिर 3 को ट्रेन में रहूंगा, तो 3 को संभवतः न ले पाऊं। 4, 5, 6, 7 ये जो है इलाहाबाद में रहूंगा 7 तक। तो और 8 को भी क्लास नहीं ले पाऊँ, क्योंकि 8 को दिल्ली में रहूंगा, किसी महोत्सव में रहूंगा। तो थोड़ा सा ये कार्यक्रम होगा, लेकिन इसमें तो 29 के अलावा क्लास आपके चलेंगे। 29 या 8 के अलावा क्लास आपके चलेंगे, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कतें होगी। तो कल जो है हम लोग पढ़ रहे थे ज्योतिष का 7वां भाव। 7वां भाव में हम लोगों ने बड़े अच्छे ढंग से सीखा कि कैसे जो है हम सामान्य तौर पे कुंडली को जो है गुरु और शुक्र के माध्यम से शादी की दिशा का निर्णय कर लेते हैं। शायद सबको पता था, सब लोग ठीक है। इसमें हाँ, इसमें किसी को कोई शंका है तो बोल सकता है। हाँ जी नहीं गुरुदेव। सबको आ गया, इसमें किसी को कोई शंका नहीं है। अब ये एक विद्वान के द्वारा हमने और देखा था और समझा था कि सप्तम घर में कैसे बिल्कुल सही सटीक निर्णय पे पहुंच जाए कि शादी कहाँ ही होगी, किस दिशा में होगी, किस दिशा में होगी। सबका अपना अपना अनुभव है, ठीक है, सबका अपना अपना अनुभव है। तो वो भी सूत्र आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। जी गुरुदेव। तो
देखो पहले होता कि सप्तम घर में देख लो राशि कौन सी है। हाँ, सप्तम घर पे राशि कौन है। ठीक है, सप्तम में कौन सा ग्रह है। लिख रहे हैं आप लोग। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। हाँ, पहले देखे सप्तम घर में राशि कौन सी है। दूसरा चीज देख लें कि सप्तम घर में ग्रह कौन सा बैठा है। और उसके बाद सप्तम से सप्तम कौन सी राशि बन रही है। पहला क्या हमने देखा, सप्तम घर में बने वाली राशि, मान लो काल पुरुष की कुंडली हमने देखा तो 7 नंबर की राशि आ गई। हाँ, और उसके बाद सप्तम से सप्तम देखा, 7वें से 7वां क्या, 1 नंबर की गिनती आ गई। 1 नंबर की गिनती आ गई, अर्थात सप्तम से 7वां लग्न आ गया। हाँ, और सप्तमेश कहाँ बैठे हैं। अब तीसरी स्थिति क्या, सप्तमेश कहाँ बैठे हैं। सप्तमेश पूरे कुंडली में कहाँ बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं उस राशि का। और ठीक है, और उस राष्ट्रपति कहाँ बैठा है। ठीक है, शुक्र और गुरु किस राशि पे बैठे हैं। शुक्र और गुरु किस राशि पे बैठे हैं। गुरु और शुक्र से 7वें राशि कौन सी है बन रही है। और सप्तमेश पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि, सप्तमेश में पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि, समझ पा रहे हैं कि नहीं आप लोग। लिखे कि नहीं, पहले क्या देखे लिखे हम लोग, सप्तम, राशि के राष्ट्र सुनो सुनो सुनो, सप्तम भाव देखे, सप्तम भाव देखे वहां कौन सी राशि है। हाँ, सबसे पहले तो हमने किया क्या, सप्तम भाव देखा, वहां मान लो राशि कौन सी है। ठीक है, उस सप्तम भाव में कौन सा ग्रह है, कौन सा ग्रह है। सप्तम भाव देख लिया, कौन सी राशि बन रही, कौन सा ग्रह है। उस ग्रह पर किसकी दृष्टि पड़ रही थी, या सप्तम भाव पे किसकी दृष्टि पड़ रही है। पर दृष्टि देख लिया, दृष्टि किसकी है। क्या क्या देखा, सप्तम राशि देखा, मान लो 7 नंबर की राशि है, उसपे कौन कौन ग्रह है और उसपे किसकी किसकी दृष्टि मिल रही है, ये देख लिए। उसके बाद सप्तमेश कहाँ बैठा है, सप्तमेश किस राशि में है। मतलब सप्तमेश समझ रहे हैं ना, सप्तम भाव का स्वामी किस राशि पे है, और उस जिसके राशि में बैठा है उसका राष्ट्रपति कहाँ बैठा है, सप्तमेश, या सप्तमेश पे किसकी किसकी दृष्टि है। सप्तमेश पे दृष्टि या युति, सप्तमेश किसके साथ युति में है, किसके साथ दृष्टि संबंध में है। और गुरु या शुक्र कहाँ बैठे हैं, सप्तम से सप्तम, गुरु शुक्र से सप्तम, गुरु और शुक्र से सप्तम, और सप्तम से सप्तम, सप्तम से सप्तम से सप्तम, ये इन चीजों को जानकारी कर लिए। अब देखो ये पता चल गया। अच्छा, हमने अभी जाना क्या, दिशाएं कैसे जाना है। 1 नंबर है तो पूरब, 2 नंबर है तो दक्षिण, 3 नंबर लिखा है तो पश्चिम, और 4 नंबर लिखा है
उत्तर। 4 नंबर लिखा है तो उत्तर। जिगेश भाई, जी गुरुदेव। ये जो 1 को पूरब, 2 को दक्षिण, 3 को पश्चिम और 4 को उत्तर जो लिखवा है, ये जो कोने हैं उसी से है ना ये कुछ जो कुंडली है। नहीं नहीं, वो राशियों की दिशा है ना। 1 नंबर की पूरब, 2 नंबर की दक्षिण, 3 नंबर की पश्चिम, 4 नंबर की उत्तर। फिर 5 तो फिर नंबर 5 वो पूरब। आग्नेय दिशा आ जाएगी। आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ईशान्य, ऐसा बताएंगे ना गुरुजी। बोलिए सुरेंद्र जी। जी, जैसे आपने बताया, बहुत बढ़िया से बताया, गुरुजी ने बहुत बढ़िया से बताया है कि ये क्रम से होता है, में से पूरब, दक्षिण, फिर पश्चिम और फिर उत्तर। चारों राशि आ गए, उसके बाद फिर से पूरब, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर की दिशा में ऐसे ही घूमते हुए चारों की चारों आ जाएंगे। पर गुरुजी से प्रश्न करेंगे कि वैसे गुरुजी बता रहे हैं, आगे गुरुजी। जी गुरुजी। हाँ सुरेंद्र जी कुछ बोल रहे थे, बोले। नहीं गुरुजी, बस राशियों के बारे में जी, राशियों के बारे में कुछ बात करते हैं गुरुजी, जैसे पूरा। राशियों के बारे में पूछ रहे थे। अच्छा 1 मिनट, अभी बात करते हैं, फिर फोन आ गया था, थोड़ा दिक्कत हो गई थी। ठीक है। जी बोलिए संतोष जी, गुरुजी का माइक तो म्यूट है। हाँ माइक ऑफ हो गया था, मैं समझ नहीं पाया, मैं बोलते रहा। गुरुदेव, ये जो लिखा है 1 को पूरब, 2 को दक्षिण, 3 को पश्चिम और 4 को उत्तर, भाई ये ऐसे ऐसे सब लोग ना बोले, थोड़ा आवाज एक्चुअली है क्या, मैं जहाँ हूँ ना फैक्ट्री है, थोड़ा हमारे यहाँ भी आवाज होता है, एक एक बारी बारी से बोले। बोले संतोष जी, क्या बोलना चाहते हैं। आपने जो ये लिखवा है, 1 को पूरब, 2 को दक्षिण, 3 को पश्चिम और 4 को उत्तर, पूरा पैराग्राफ ऐसे ही। हाँ देखो, हेलो। हाँ जी संतोष जी, जी जी अभी अभी तो समझा ही रहा था, तब तक फोन आ गया। फोन एक्चुअली उठाना भी जरूरी हो जाता है, फोन उठाए नहीं जी जी। कि कई बार हम ग्रुप से ही बाहर हो जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कतें हुई। मैं बताता हूँ। अभी क्या बोले कि पूरा 12 राशि इसी में आ गई ने। जी जी हाँ जी जी हाँ, तो सुनो सुनो, वो होता क्या है ना, अभी सूत्र सिर्फ अभी हमने बताया ही था। जैसे जैसे करते हैं कि हमने ये बताया ना, तो अब ये देखो कि सूर्य से किस दिशा के वो करते हैं। सूर्य से अगर मान लो हमने कहा कि सप्तमेश जो होते हैं ना, तो सप्तमेश आप समझ गए, मान लो किसी के 5 नंबर की गिनती वहां है या 7 नंबर की गिनती है शुक्र, तो शुक्र से किस दिशा का वो करेंगे। तो पहले दिशाओं सारा सूत्र सुन लो, फिर कैसे करते हैं। ये ज्योतिष है, इतनी सरल होती तो सब ज्योतिषी ना होते थोड़ा सा। तो देखो आप लोग पहले लिखो 1 नंबर, 5 नंबर और 9 पूरब दिशा। अगर सप्तम भाव में सप्तम भाव में या जहां भी कुंडली में राशि है, तो 1, 5, 9 से क्या करते हैं, पूरब दिशा लिख लो। उसे कल परसों मैंने आप लोगों को समझाया था। ठीक है, लिख लिए।
जी। हाँ, 2 6 10 दक्षिण। दो 6 10 अगर लिखा है कुंडली में कहीं तो दक्षिण दिशा, ठीक है। वो गुरु गुरु के लिए बताया था ना कि गुरु आया शुक्र यहाँ होंगे, कल परसों हमने बताया था आपको, फिर वही चीज बता रहा हूँ। 2 6 10 लिखा है तो आप दक्षिण, 3 2 और 11 लिखा है तो पश्चिम, 3 7 और 11 लिखा है तो पश्चिम दिशा, और 4 8 12 लिखा है तो दक्षिण दिशा, 4 8 क्षमा और करें 12 उत्तर 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 माफ करेंगे। तो एक्चुअली यही होता, किताब उताब ना रहे, बोलता रहा तो दिमाग भी है क्या कि फैक्ट्री में हूँ ना, तो दिमाग भी रहता है, गाड़ियां लग रही उधर। हाँ, तो अब आपने लिखा क्या, देखो इसको जानने के लिए सीधा सीधा लिख लो, पूरब दक्षिण पश्चिम और उत्तर लिख लो। तो जहां पूरब लिखो यहाँ 1 लिख लो, जहां दक्षिण लिखा हो 2 लिख लो, जहां पश्चिम लिखो 3 लिख लो, जहां उत्तर लिखा है वहां 4 लिख लो। फिर पूरब लिख लो 5 नंबर पे, 6 नंबर पे दक्षिण लिख लो, 7 नंबर पे क्या लिखोगे, पश्चिम, 8 नंबर पे, और 8 नंबर पे क्या लिखोगे, उत्तर उत्तर उत्तर। 9 नंबर पूरब लिख लो, ठीक है। हाँ 9 नंबर पूरब लिख लो आप, और 10 नंबर दक्षिण। दक्षिण। हाँ, 11 नंबर क्या लिख लो, पश्चिम, और पश्चिम। 12 नंबर उत्तर। जानने के लिए कैसे पूरब पश्चिम, देखो सूरज जब निकलते हैं ना तो सूरज थोड़ा पूरब उत्तर के कोण से निकलते हैं और वो दक्षिण तरफ जाते हैं, दक्षिण से फिर पश्चिम जाते हैं, पश्चिम से देखो दक्षिण गए, दक्षिण से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर करके फिर दूसरे दिन आ जाते हैं नई शिखा पे। तो इस ढंग से सीख रहे। अब अगर सूर्य ग्रह है तो पूरब मान लो, अगर किसी के कुंडली में सूर्य है, सूर्य लिखा है मान लो, सूर्य से कौन दिशा मान लेंगे, पूरब। चंद्र है तो पश्चिम या पश्चिम का कोना जो है वायव्य, वायव्य, हाँ, या पश्चिम दिशा या पश्चिम का कोना। मंगल है तो दक्षिण, मंगल है तो क्यों, पश्चिम को ही वायव्य कहते हैं, ठीक है। तो मंगल को दक्षिण, और बुध है तो उत्तर, उत्तर, और गुरु है तो गुरु से ईशान, उत्तर और पूरब का कोण, अर्थात पूरब ही मान लो, ईशान या पूरब, ठीक है। गुरु से, शुक्र से आग्नेय, शुक्र से आग्नेय अर्थात दक्षिण और पूरब का कोना, अग्निदेव, अग्निकोण। शनि से पश्चिम, राहु से नैऋत्य, राहु से नैऋत्य, नैऋत्य जानते हैं आप लोग, दक्षिण पश्चिम का कोना, और केतु से वायव्य, वायव्य कहते हैं, हाँ वायव्य कहते हैं आपको, उत्तर पश्चिम कोना। हाँ हाँ आगे बढ़ाओ, ऐसे देती है, ऐसे सीधा बढ़ा लो तो ठीक है। नहीं सीधा सीधा ऐसे लगा लो, आगे आगे ले जाओ तो, और जाने दो, और जाने दो। बस लेबर आ रही है, खाली करेंगे, ठीक है। हेलो, सुन पा रहे हैं आप लोग? जी जी गुरुजी। हाँ, एक गाड़ी आ रही थी, वो पेप्सी में जो ढक्कन होते हैं ना, ढक्कन लेके, तो उसको मैंने बताया कि यहाँ लगा लो, लेबर आ रही है, खाली कर देगी। सीजन चल रहा है तो रातों दिन काम चलता रहता है,
और लोगों को बताना पड़ता है कि कहाँ क्या कर रहे हैं। तो हाँ, तो आप लोगों ने समझ लिया किससे सूर्य से कौन दिशा का बोध होता है? सूर्य से पूरब। पूरब। और पश्चिम होता है या पश्चिम या उत्तर का कोना, इससे जो है चंद्रमा से। ठीक है। मंगल से दक्षिण दिशा, बुध से उत्तर दिशा, गुरु से ईशान अर्थात उत्तर पूरब का कोना, तो पूरब ही मान लो, ठीक है, या उत्तर ही मान लो। ठीक है। शुक्र से अग्निकोण अर्थात शुक्र है तो अग्निकोण मतलब पूरब और दक्षिण का कोना। शनि से पश्चिम, और राहु से क्या बताए थे? नैऋत्य। और केतु से वायव्य। इनसे हम दिशाओं का बोध करते। संतोष जी हैंड टेक में प्रश्न करें। गुरुदेव, ये जो आपने बताया ग्रह हो तो हाँ, ये जो आपने बताया ये सब ग्रह सप्तम भाव में हो तो ना। अभी हम सिर्फ ग्रहों से दिशाओं का बोध बता रहे हैं। अभी सप्तम में तो देखो, अगर सप्तम में हो रहे हैं, जैसे हमने कहा सप्तमेश, अब सप्तमेश आप क्या समझोगे? सप्तमेश सप्तमें घर का स्वामी कहाँ बैठा है, तो अब उसके स्वामी से दिशा कैसे करोगे, या सप्तमें घर में कैसे ग्रह बैठे? अभी जितना लिखा रहा हूं उतना लिखे जाओ। फिर हाँ खुल, तो ये जो है अभी ये किए जाओ। तो इस जितना लिखाया जा रहा है उतना ही लिख दो। अधिक दिमाग लगाओगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, क्योंकि साधारण से उपाय तो हमने बता दिया कि आप शादी किस दिशा में होगी आप बता लेंगे, लेकिन कई बार कुंडलियों में जटिल वो हो जाता है। तो बिल्कुल आप मतलब जैसे सिर्फ लग्न देखते ही तो बता दिए, लेकिन आपको डिप में जाके बिल्कुल श्योर बताना है कि इनकी शादी इसी दिशा में होगी, इनकी शादी इसी दिशा में होगी, तो कैसे बता पाएंगे? ठीक है, उसके लिए बता रहे हैं। तो उसके लिए क्या बताए हमने? एक तो आपको जो राशियां बनती हैं उन राशियों से दिशा बता दिया। 1 नंबर लिखा है तो कौन सी दिशा होगी, 2 नंबर लिखा है तो कौन दिशा होगी, 3 नंबर, 4 नंबर, ऐसे हमने 12 नंबर तक के राशियों का दिशा आपको बता दिया। और सप्तम में जो 9 ग्रह होते हैं ना, 9 ग्रहों से भी आपको हमने एक दिशा का बोध बता दिया। इतना सबको समझ में आ रहा है? जी समझ सवाल क्या था? हाँ, समझ में नहीं आया बोलते तो कोई बात नहीं समझ में आया तो फिर से समझाएंगे। नहीं समझ में आया तो फिर समझ, जितना बताया जाए उतना ही लिखे जाओ। अभी अपना दिमाग मत लगाएं, जब आपको बताया जाएगा तब दिमाग लगाएं। ठीक है, क्योंकि आगे फ्रिज है तो नहीं, आगे फ्रिज है वहां पी लो। तो अभी आपको जितना बताया जा रहा है आप उतना ही नोट करें। फिर आपको बड़े अच्छा समझ में, नहीं समझ में आएगा तो 10 बार मैं बताऊंगा। एक्चुअली जब आप अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं ना तो वही कंफ्यूज हो जाते हैं। कहने का मतलब, अगर आप ऊपर चढ़ाई चढ़ रहे हैं तो आपको सिर्फ जीने पे चढ़ना है। वहां जाके कैसे होगा, कितने जीना चढ़ना है, वहां कांटे होंगे, बादल होगा या वहां पत्थर होगा, जब ये दिमाग तो आप चढ़ नहीं पाएंगे फिर, क्योंकि आपका दिमाग जो है ना कंफ्यूज रहेगा। तो अभी जितना लिखाया जा रहा है आप लिखे जाओ, फिर इतना सरल हो जाएगा ना। संतोष जी आप बोलेंगे बिल्कुल सरल, नहीं समझ में आता तो मैं तो है ही हूँ। 2 बार 4 बार 10, हाँ 2 बार 4 बार 10 बार आपको हम बताएंगे, तब तक बताएंगे जब तक ग्रुप के सभी लोग उसको न समझ जाए तब। जैसे दिशाओं के लिए हमने एक बड़ा सरल सा उपाय बताया कि दिशाओं का निर्णय आप कैसे करेंगे। तो हमने बताया कि पहले पूरब लिख दो, फिर दक्षिण लिख दो, फिर पश्चिम लिख दो, फिर उत्तर लिख दो। अब तो 1 नंबर आप पूरब को ले लो, 2 नंबर के जो है दक्षिण ले लो, 3 नंबर के लिए क्या ले लो, पश्चिम ले लो, 4 नंबर के लिए उत्तर ले लो। अब फिर बच गया आपका 5 नंबर, 5 नंबर के लिए पूरब ले लो।
6 नंबर आ गया तो 6 नंबर के लिए आप जो दक्षिण ले लो, 7 नंबर के लिए पश्चिम ले लो, 8 नंबर के लिए उत्तर ले लो, फिर 9 नंबर आया तो उसको पूरब ले लो, 10 नंबर आया तो उसको दक्षिण ले लो, 11 आया तो पश्चिम ले लो, 12 आया तो उत्तर। आपकी 12 राशियां होती हैं और 4 दिशाएं होती, तो एक एक राशि एक एक दिशा में 3-3 राशियों का वर्गीकरण कर दिया, 4 तिहाई 12। अब भूलो न कि कहीं पूरब की जगह आप क्योंकि हम सामान्य भाषा हम पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण पढ़ते हैं, तो आप गड़बड़ न कर जाओ। तो इसके लिए बताया कि उपाय सरल से बता दिया है। पूरब जब निकलता है तो थोड़ा दक्षिण की तरफ चलता है, फिर पश्चिम की ओर आता है, फिर उत्तर की ओर आता है, फिर दूसरे दिन पूरब की सतह पे ही आ जाता है। तो इससे भी आपको आसान हो जाएगा समझने का। समझ गए संतोष जी? जी जी जी। हाँ, हमारे यहाँ मनोज मिश्रा जी हैं। मिश्रा जी समझ पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अच्छा, अगर मान लो सप्तम भाव में या सप्तम भाव, हाँ नवल जी बोले बोले साहब। गुरु जी, ये शुक्र और गुरु 1, 5, 9 में होंगे तो पूर्व में शादी होगी, 2, 6, 10 होंगे दक्षिण में, 3, 7, 11 हो तो पश्चिम में, 4, 8, 12 हो तो उत्तर में। ये गुरु और शुक्र से ही देखा जाएगा ना जी गुरु जी? नवल जी, अभी आप पूरी बात नहीं कल परसों जो हमने बताया था कि आपके पास लग्न आई तो आपको एक साधारण उपाय हुआ कि अगर लड़की की कुंडली है तो गुरु से देख लो, लड़के का कुंडली है तो आप शुक्र से देख लो। जिन राशियों में बैठे हैं उस दिशा में या उस दिशा के कोने पे शादी के लिए आप एक साधारण तौर पे बोल सकते हैं कि शादी होगी। ठीक है, ये एक साधारण से चक्र देख के। लेकिन आप अगर डिप में जाके आपको बिल्कुल सही बताना है कि नहीं इनके पूरब शादी होगी या पश्चिम शादी होगी, उत्तर होगी, दक्षिण होगी, तो इसके लिए जो है, जैसे उस दिन बताया तो किसी की कोई ग्रह शायद आपके ही कुंडली में कोई ग्रह था तो ग्रह के हिसाब से भी दिशा बदल गई थी। ठीक है, तो बिल्कुल आपको सही बताना ही है कि नहीं आपके इसी दिशा में विवाह होगा। उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। उसके लिए मेहनत क्या, हमने दिशाओं का आपको नंबर बता ही दिया है और आज हमने ग्रहों से भी बता दिया है कि सूर्य से पूरब का बोध होता है, चंद्र से वायव्य अर्थात पश्चिम और उत्तर का कोना, मंगल से दक्षिण, बुध से उत्तर, गुरु से ईशान अर्थात पूरब उत्तर का कोना, या उत्तर मान लो या पूर्व मान लो। ठीक है, और शुक्र से अग्निकोण अर्थात दक्षिण और पूरब का कोना, और शनि से हम पश्चिम दिशा का बोध करते हैं। इतना सबको पता हो गया है। जिनका नहीं पता है दोबारा फिर लिख ले, नहीं याद है, नहीं लिख पाए हो दोबारा फिर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, लिख लिया है। हाँ लिख लिए। अब हमने बताया कि ये तो हमारी जानकारी हो गई कि जैसे मान लो 4 नंबर लिखिए तो आप समझ जाते हैं कर्क राशि हो गई, 5 नंबर लिखिए तो अब हम इनसे दिशाओं का बोध, अगर ये ग्रह है तो ये दिशा समझ लिए, ये राशियां बनी है तो इन दिशाओं को बोध किए हैं। अब सप्तम भाव, मान लो हमने काल पुरुष की कुंडली लिया तो काल पुरुष के जो है 7वें घर में 7 नंबर की राशि हो गई। 7 कौन पूछ रहे हैं? एक बार माई से पूछ लीजिए किसका क्या करना है। किसी ने कुछ लिखा है, देख नहीं पाया, मिट गया। तो अगर जिनको पूछना हो हैंड चेक करके माइक से पूछ ले, कोई बात नहीं। अभी किसी ने कुछ लिखा था, आप लोग देखे थे क्या? अगर वो देखे तो थोड़ा बता दीजिए मुझे। जी नहीं देखे, चलो हो गया। देखो पहला सूत्र जी इन्होंने लिखा हुआ है कि सप्तम राशि जो 4 है शेष अंश की दिशा 4, और दूसरी बार लिखा हुआ है कि 3 नंबर पश्चिम में है और जो 4 है शेष उत्तर में है। तो वही तो बता दिया था ना गुरुदेव ने, अवधेश जी। 1 नहीं, नंबर में किसी का पूरा। मैसेज आया हुआ था, किसी का मैसेज आया हुआ है उसमें लिखकर। जी जी।
चलते हैं। ठीक, गलती हो गई। हाँ तो वो जो लिखे हैं ठीक है, अगर नहीं समझ में आता तो पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हमने लिखा क्या, सप्तम भाव जो है कुंडली का जो है ना, कुंडली खोल लिया, अगर सप्तम भाव में हमने देखा कि काल पुरुष की कुंडली बनी तो वहां सातवें घर में 7 नंबर की राशि बनी है। तो जब 7 नंबर की राशि बनी है तो सबको पता है कि 7 नंबर के स्वामी कौन से होते हैं, शुक्र। हाँ शुक्रदेव। हाँ, तो 7, अब सप्तमेश जहाँ लिख लीजिए, सप्तमेश शुक्र, सप्तमेश शुक्र लिख लीजिए सब लोग, ठीक है। जी बिल्कुल। हाँ, और 7 नंबर की राशि जो बनी है तो 7 नंबर की राशि से कौन सी दिशा का बोध होता है, पश्चिम। तो आप पश्चिम, पश्चिम जहाँ वो लिखा है वहां पश्चिम लिख लीजिए, ठीक है। जी। ठीक है, पश्चिम लिख लिए। और देखो उस पे किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। अरे सुनो सुनो कुलदीप, ये बारिश आ रही, इस पे वो डालो, हाँ गत्ते फटाफट डाल दो। हाँ। 7 नंबर जो सप्तमेश पे किसकी दृष्टि पड़ रही है, पहले 7वें घर पे किसी की अगर दृष्टि पड़ रही है तो उसको भी नोट कर लो, कौन किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। समझ पा रहे हैं आप लोग, नहीं समझ पा रहे हैं, कुंडली बना के ही दिखाना पड़ेगा, कुंडली बना के ही दिखाना पड़ेगा। अगर किसी कुंडली में सप्तम घर पे है तो सप्तम घर पे दृष्टि किसकी पड़ रही है, इस बात को भी देख लीजिए। एक कुंडली में छोटी सी बनाता हूँ क्योंकि मैं जो जहाँ हूँ गोदाम पे आया हूँ और आज अपने ऑफिस में नहीं बैठा हूँ, ऑफिस में बैठा होता तो कुंडली आपको बढ़िया से बना के दिखाता। यहाँ लेबर लगी है तो थोड़ा सा दिक्कत तो होगा, लेकिन फिर भी आता है तो समझाता हूँ आपको। तो अच्छा, सप्तम घर पे दृष्टि किसकी है उसकी भी दिशा लिख लो, ठीक है, लिख लिए। एक खाली पेज पे लिखे जाओ आप। देखो एक कुंडली मैंने बनाया आपके सामने, अगर समझ में आ जाए सब लोगों को।
देखो जहां मैं हूं, जहां मैं हूं यहाँ का थोड़ा मौसम गड़बड़ हो गया है, बारिश आ रही है और चूंकि फोन भी आना शुरू हो गया, बारिश आने लगी तो जी थोड़ा जी सा, जी। हाँ थोड़ा सा दिक्कतें हुई। तो अगर चलो आप लोग एक कुंडली बना लो, तो मैं बताऊं, एक कुंडली बना लो काल पुरुष की। तो कल मैं थोड़ा इसको, क्योंकि बारिश होने लगी तो मैं इसको सोचा था थोड़ा डिप में बैठ के आपको बताते था, लेकिन दिक्कत ये है कि बारिश की वजह से इधर सामान पड़े हैं बाहर, तो उसको देखना पड़ रहा है। बना लिया कर। हाँ ना, कोई सुनो, पहले बारिश आ रही उसको करो, वो सब ढकवा दो पूरा से, अब फटाफट क्लोजर उतारो, बल्कि गाड़ी अंदर इधर इधर साइड में लगवा लो। ठीक। तो अब देखो सातवें घर में हमने देखा तो शुक्र की राशि बनी है, तो हमने सप्तमें शुक्र लिख लिया। शुक्र की दिशा क्या लिख लिया? शुक्र की दिशा क्या लिख लिया? पश्चिम पश्चिम। पश्चिम लिख लिया। ठीक है। और अब कौन सा वहां सप्तम भाव में कौन सा ग्रह बैठा है देख लो। जो ग्रह बैठा उसकी भी दिशा लिख लीजिए। जहां लिख लो सप्तम में बैठा ग्रह और उसकी दिशा देख लो। अगर दो ग्रह हैं तो दोनों की दिशाएं लिख लो, एक ग्रह है तो एक ग्रह की दिशा लिख लो। मेरे को डबल के गाड़ी करवा दी आपने। अरे वो गाड़ी आ गई ना, नहीं मैं आ रहा था। हाँ मैं रुक गया, वो बताओ पर्ची लाओ। ठीक, नहीं मिला कोई नहीं, मैं आ रहा। तो अच्छा, अब हुआ क्या कि सप्तम घर में कौन सा ग्रह है उसकी दिशा लिख लिए, उस पे किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही उसकी दिशा लिख लो। फिर है, अब देखो शुक्र कहाँ बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं, उनकी दिशा देख लो। किसी से युत है, किसी ग्रह से युत है तो उसकी भी दिशा लिख लो। जिस राशि पे मान लो शुक्र मान लो 5 नंबर पे बैठे हैं, तो 5 नंबर की दिशा क्या होती है वो लिख लो। हाँ, 5 नंबर पे शुक्र बैठे तो 5 नंबर की दिशा लिख लो। और शुक्र पे किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही तो उसकी भी दिशा लिख लो। ठीक है। अब सप्तम भाव से सप्तम भाव में कौन सी गिनती लिखी है उसकी दिशा लिख लो। गुरु शुक्र जहां बैठे हैं उसकी दिशा लिख लो। और गुरु शुक्र से सप्तम भाव, गुरु शुक्र से सप्तम भाव पे कौन राशि बैठी है उसकी दिशा लिख लो। अब इतनी दिशाएं लिख लिए आप, तो देखो इसमें कौन सी दिशाएं ज्यादा बार आई है। 2 बार आई है, 3 बार आई है, 4 बार आई है। जो 1 बार आई है तो उसको आप समझ लो कि इधर शादी होने के चांसेस नहीं है। अब मान लो कोई दिशा 3 बार आई है, बाकी सारी दिशाएं 2 बार आई हैं, तो जो 3 बार आई है दिशा, उस दिशा में शादी होने के जो है ज्यादा ज्यादा चांसेस हो जाते हैं, या उसी दिशा में शादी होगी। यह मान लो कई बार ऐसे होता है कि 2 बार, मान लो 2 बार उत्तर आया है, 2 बार ही दक्षिण आ गया। अब कंफ्यूज कैसे करोगे कि इनकी शादी जो है उत्तर होगी कि दक्षिण होगी। तो उसके लिए है कि जातक का एक जगह से प्रेम संबंध होगा, जो कि ये कुंडली है और हम ग्रुप में पढ़ा रहे हैं, तो हमें थोड़ा इस चीज का भी होना चाहिए। लेकिन फिर भी चूंकि अगर नहीं पढ़ाएंगे, नहीं बताएंगे तो कहें, तो ऐसे में किसी जातक का संबंध उसके घर से उत्तर की तरफ से या दक्षिण की तरफ से किसी प्रेमिका से रहेगा, शारीरिक संबंध इत्यादि उसका संबंध उससे रहेगा और एक शादी हो जाएगी। ऐसी स्थिति भी बन जाती है। संतोष जी समझ पाए? क्षमा करें, नहीं समझ में आई, नहीं समझ में आया, क्योंकि कुंडली नहीं बनाए। देखो हमने लिखाया क्या था, सप्तम भाव में राशि। तो अब आपने सप्तम भाव में जो राशि लिखी है उसको लिख लिए। तो अब आपने लिखा सप्तम भाव में कौन राशि है, मान लो 7 नंबर है, आपकी कुंडली में 5 नंबर है, किसी में 4 नंबर है, वो लिख लिए। और 4 नंबर जहां लिखे तो उसकी दिशा लिख लो। 4 नंबर की दिशा क्या होती है, 7 नंबर की दिशा क्या होती है, उस दिशा को लिख लिए। अब सप्तम घर में कौन सा ग्रह है, मान लो कोई राशि बनी जिसका दिशा उत्तर पड़ रहा है, जो भी सप्तम भाव में राशि बनी उसका दिशा उत्तर पड़ रहा है।
लेकिन वहीं पे ग्रह जो बैठा उसकी दिशा पूरब पड़ रही है। समझ रहे हैं? तो हाँ, तो अब उस ग्रह की दिशा, सप्तम भाव में बैठे ग्रह की दिशा पूरब लिख लिए, और सप्तम भाव में बनने वाली राशि की दिशा क्या लिख लिए? उत्तर लिख लिए। अब सप्तमेश कहाँ, मतलब सातवें घर के स्वामी कहाँ बैठे? जैसे कि 1 नंबर है तो 1 नंबर की क्या कहते हैं, कौन स्वामी होते हैं? मंगल। 8 नंबर है तो कौन स्वामी होंगे? मंगल। 2 नंबर और 7 नंबर है तो शुक्र स्वामी। 3 नंबर लिखा है और 6 नंबर लिखा है तो बुध स्वामी। 4 नंबर तो चंद्र स्वामी। 5 नंबर लिखा है तो सूर्य स्वामी। 6 नंबर लिखा है तो कौन स्वामी होंगे? बुध। बुध। 7 नंबर शुक्र। 8 नंबर मंगल। 9 नंबर गुरु। मनोज जी प्रणाम। हाँ प्रणाम संतोष जी, बहुत दिनों में। हाँ वही तो मैं बात कर रहा था अभी। लगभग 6 महीने के ऊपर मुलाकात हो गई है। हाँ, मैं थोड़ा विदेश में था, अभी वापिस आया हूँ। जी जी। देखो, सब लोग मत बोले। अब लिख लिए आप लोग? हेलो जी जी। अब ग्रह की लिख लिए, तो सप्तमेश कहाँ बैठे हैं, कौन सी राशि है, उसकी दिशा लिख लो। किसी के साथ युद्ध में है तो उसकी दिशा लिख लो। ऐसे ऐसे सप्तम से सप्तम में कौन राशि बनी है उसकी दिशा लिख लो। अब इसमें शुक्र अथवा गुरु, जैसे लड़की है या लड़का है जैसे बताया, उनकी दिशा लिख लो। ठीक है। अब देखने के बाद सब में देखो कि सबसे ज्यादा किसकी दिशाएं आई। सबसे ज्यादा दिशाएं पूरब आई कि पश्चिम आई कि उत्तर आई कि दक्षिण आई। समझ रहे संतोष जी? जी जी। अवधेश जी समझ में आया? नहीं समझ पा रहे हैं? सही बोल, समझ में आया, समझ में आया गुरुजी। हाँ, अब इन चीजों में सबसे ज्यादा नंबर्स किसके आए? पूरब। अब उसमें है क्या हो सकता है, मान लो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सब आया, लेकिन मान लो पूरब एक ही बार आया है। जब जहां एक बार जो आया है तो समझ लो कि यहाँ जो है इन जो एक बार ही आया है, समझ लिए ना? जो एक बार, हाँ, जो जहाँ एक बार ही आया तो वहां के चांसेस कम है। अब मान लो कोई 3 बार आया है, ठीक है, कोई 3 बार आया है, तो जहाँ 3 बार आया ज्यादा, मान लो 3 बार, दो ग्रहों की आ गया, 2 जगह 3 बार आ गया। मान लो पश्चिम भी 3 बार आ गया, उत्तर भी 3 बार आ गया, तब किस दिशा में कहोगे? ये समझ लो कि इनके संबंध, एक जगह शादी होगी, एक आध जगह इनकी प्रेमिका होगी। ठीक है। आप समझ में आ गया? जी गुरु जी। होता क्या कि जो लोग विवाहोत्तर या विवाह से पूर्व इत्यादि भी संबंध बनाते हैं, तो कहीं न कहीं प्रारब्ध में शादी का ही होता है। कई बार लोग बोलते हैं कि हमारी शादी तो टूटी ही नहीं, ग्रह है, सब चीज बहुत वो है और हमारा बड़ा अच्छा चल रहा है। तो उनका होता है क्या, उनकी प्रेमिकाओं से रिलेशन टूट चुका होता है। ठीक है। तो शादी तो एक बार टूट ही चुकी होती है। आप समझ रहे हैं ना? और जब तक शादी होती है, तब तक वो एक बार रिलेशन टूट चुका होता है, तो लोग उसको नहीं मानते। तो ऐसी स्थिति भी आती है। कई बार होता है क्या, किसी से प्रेम संबंध होता है, प्रेम संबंध अगर टूट गया है, ठीक है, तो ये स्थितियां बनती है। आशा है कि थोड़ा आज दूर रहने के कारण नहीं समझा सके। अगर कल मौका लगेगा तो हम आपको लिख के समझाएंगे। जब समझाना भी चाहे तो मौसम एकाएक यहाँ चेंज हो गया जी। यहाँ बूंदे पड़ रही बारिश को, तो बड़ी तेज संभावना आई, लेकिन बारिश हुई नहीं। ठीक है। लेकिन अभी हवा चल रही है, हो भी सकती है। तो मौसम एकाएक चेंज हो गया, तो आज नहीं समझा पाए। किसी का कोई प्रश्न तो आज प्रश्न वगैरह कर लीजिए।
और हम गुरुदेव कल मेरी प्रार्थना है कि कल ये कुंडली समझा लो। हाँ, एक्चुअली जब तक कुंडली बना के नहीं बताएंगे ना तो संभवतः आप लोगों को समझ में नहीं आए। जो चीज आप लोग, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझ में आ चुका है कि हम क्या बताना चाहते हैं। अगर सूत्र आपने लिख लिया है कि हमने क्या क्या बताया है, सप्तम भाव में बनने वाली राशि लिखा है, सप्तम भाव के स्वामी कहाँ बैठे हैं, सप्तम पे पड़ने वाले ग्रहों के दृष्टि बोला था, सप्तम में जो है कौन सा ग्रह है वो बोला था, सप्तम से सप्तम बोला था, और गुरु और शुक्र कहाँ बैठे हैं, गुरु और शुक्र से सप्तम राशि, बस इतना ही बोला था। अगर इतना आपने देख लिया है तो आपको जो लिखा दिया था करीब करीब सबको, अगर सबने ईमानदारी से इसको लिखा है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो हम इसको दोबारा लिखा भी देंगे और दोबारा आपको समझा भी देंगे। सुरेंद्र जी प्रश्न करें। गुरुदेव कल दोबारा लिखा दे और समझा भी दे। हाँ, मैं कुंडली बना के समझाऊंगा, ठीक है। सुरेंद्र जी बोले। जैसा गुरुजी आपने बताया वो तो बहुत बढ़िया से बताया और हम समझ भी गए गुरुजी। पर मेरा यहाँ पर एक प्रश्न था। वैसे आपने तो ये कल बताना ही है, फिर भी मैं ऐसे ही हैंड राइज हो गया था मेरे से, तो मैंने पूछ ही लेता हूँ अब। पूछ लीजिए, कोई बात नहीं जी। जैसा आपने बताया कि जैसे ग्रहों की जो दिशाएं होती हैं, दिशाओं के अनुसार तो हमें ये पता तो चल ही जाएगा कि इस दिशा में इसकी शादी होगी। पर क्या हमें ये भी पता चल पाता है गुरुजी कि इसकी शादी पास होगी कि दूर होगी या ज्यादा दूर होगी? हाँ, ये भी होगी, पास होगी, दूर होगी, कितने किलोमीटर के लमसम होगी, ये भी होगी। ससुराल कैसी होगी, साले कितने होंगे, ससुराल का घर पक्का होगा या कच्चा होगा, झोपड़ी होगी, उनसे संबंध, शादी कब होगी, कितने वर्ष में शादी होगी, सप्तम भाव पे ये सब कुछ आपको बताएंगे, ठीक है। ये चीजें आपको पूरा डिटेल में बताया जाएगा। थोड़ा सा धैर्य इसलिए है क्या, अभी तक तो हम आपको जो 3-4 चीजों पे ज्यादा जोर देंगे। मृत्यु कब होगी, इस पे आप लोगों का बहुत ज्यादा होता है कि मृत्यु कब होती है। मनोज जी प्रश्न आपका लेते हैं, 2 मिनट रुक जाए। भाग्योदय कब होगा, लोगों पूछ रहे हमारा भाग्य कब होगा, घर कब बनेगा, घर कब बनेगा, और लोग अपने कैरियर नौकरी के बारे में पूछते हैं, हमारी नौकरी या कैरियर कब होगा। इन 3-4 चीजों पे हम ज्यादा देर तक डिटेल करके इनको जो है ज्यादा फोकस करके इन्हीं 3-4 चीजों पे देंगे, ठीक है। अभी तो सिर्फ शुरुआती हम जन्म पत्री देख के ऊपर से देख रहे हैं, फिर जब नवमांस इत्यादि भी क्या क्या देखा जाता है डिप में जाके वो देखेंगे, ठीक है। अभी तो शुरुआत ही है। मनोज जी प्रश्न करें साहब। जी, मैं तो प्रैक्टिकल करता जा रहा था जैसे जैसे आप बताते जा रहे थे। मेरे पास एक कुंडली थी उसकी, तो जैसे 7वें घर में गुरु जी बैठे हैं, तो 2 बार मेरा पश्चिम आया, 2 बार पूरब आया, और बाकी एक बार नैऋत्य से दक्षिण और उत्तर आए। तो 2 बार सेम आ जाए, जैसे 2 पश्चिम 2 पूरब, तो कैसे निर्णय करें? जी, बहुत बढ़िया प्रश्न मनोज जी का है। मनोज जी देखो, आप जानते हैं आप रेलवे में बड़े ऊंचे अधिकारी थे और आपको बहुत बढ़िया ज्योतिष ज्ञान है। हमारे बीच मनोज मिश्रा जी हैं, तो आप लोगों को कई लोग नहीं जानते होंगे ग्रुप में, इसलिए इनका परिचय बताया। और जैसे जैसे मैं बताया जा रहा था उस वैसे हमारे मिश्रा जी ने वो किया। अब इनके सामने भी यही समस्या है कि एक बार जो आया तो उसको हम मान लेते कि इधर चांसेज कम है, इधर शादी नहीं होगी, हम उसको नहीं मान लेते हैं। बस ये होता हो सकता कभी बात चली हो शादी वादी की, या कभी उनको तो हम निगेटिव में ले लेते हैं, नहीं है ना के बराबर मान लेते हैं। अब जो हमारा मेन प्रश्न था कि 2 बार इनका पश्चिम आया और 2 बार कहाँ आया मिश्रा जी? पूरब 2 बार पूरब आया और 2 विपरीत दिशाएं आई, 2 बार पूरब। अब इसमें है क्या कि इनके कहीं संबंध, अगर पूरब में शादी इनकी हुई है तो जाहिर सी बात है कि पश्चिम की इनकी प्रेमिका रही होगी, या इनसे कहीं संबंध रहा होगा, एक से छुटकारा इत्यादि हो गया होगा, या संबंध होंगे। और मान लो पूरब जो है या पश्चिम में शादी हो गई है, तो पूरब में इनका जो है कहीं लगाव रहा, इस चीज की ओर इंगित करते हैं। चूंकि है क्या कि अब ये ज्योतिष है हमारे पास,
तो हम किसी को इस ढंग से खुले आम जो है इस ढंग से नहीं कि इनका उल्टे सीधे संबंध है, हम नहीं कर सकते। लेकिन हम पढ़ रहे हैं तो हम इसको भी अच्छी तरह से समझ लें कि इनका जो है तो दोनों तरफ, दोनों दिशाओं में जीवन साथी के प्रति कहीं न कहीं पत्नी या पति की, जिनकी कुंडली हम देख, लड़की की देख रहे हैं तो उसके लिए पति, और किसी जो है जातक की कुंडली देख रहे हैं तो उसकी पत्नी, अर्थात इनके जो है प्रेयसी अथवा प्रेमी इन दिशाओं में रहे हैं या इन दिशाओं में इनकी शादी का योग बना है। इस दशा पे हम जानते हैं। मनोज जी आगे। जी अभी शादी हुई नहीं है, होएगी, अभी हुई तो नहीं है। होएगी तो समझ लेंगे इनका कहीं संबंध जो है इन दिशाओं में रहा। वैसे सीधा से एक सूत्र बता दिया। अब ये आ गया ना। अब अगर लड़की की है, सुनो, लड़की की है तो देख लो गुरु कहाँ बैठे हैं और गुरु से दिशा देख लीजिए। लड़का है तो वहां जो है शुक्र कहाँ बैठे हैं, शुक्र से दिशा देख लीजिए, आपको बिल्कुल क्लियर आ जाएगा। क्योंकि अब दो तो आपके कैंसिल हो गए, दो दिशा आ गए और दो दिशा में इनसे आपको क्लियर हो जाएगा कि इनकी शादी कहाँ होगी। समझ गए? हाँ, मिसल है क्या कि अब दो दिशा तो आपके कैंसिल हो गए, दो दिशा आए, तो हो सकता है संबंध हो, या कई बार आदमी रिलेशन बातचीत चलती है, नहीं हो पाती शादी, ऐसे भी होता ना। कोई जरूरी नहीं शारीरिक संबंध ही हो। लेकिन अब यह है क्या कि वहां से शुक्र अथवा गुरु की दिशा देख लीजिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जो सामान्य हम देखते हैं ना, सामान्य कुंडली में। हाँ, 7वें घर में गुरु ही बैठे हुए हैं, 8वें घर में शुक्र बैठे हैं और मीन लगन किसी की कन्या, सुनो, किसी कन्या के देख रहे हैं कि किसी जातक के देख रहे हैं? कन्या की है। कन्या के देख रहे हैं तो गुरु 7वें घर में जो राशि है, गुरु वहीं बैठे हैं। जी। तो जिस राशि में बैठे हैं उसकी दिशा देख लीजिए, बस वही है। हाँ, वही है। अच्छा, एक चीज और मनोज जी अब बता दिए तो होता क्या कि जहाँ 7वें घर में जब गुरु अकेले होते हैं और कोई ग्रह नहीं होता, या गुरु की राशि होती, कोई ग्रहों की दृष्टि या युति नहीं होती, तो ऐसे में जातक की शादी थोड़ा या जातिका की शादी थोड़ा विलंब से होती है। और जो है विलंब से होती है, अगर गुरु अकेले हो गए, किसी ग्रह की दृष्टि इत्यादि नहीं पड़ती, तो कई बार वैवाहिक जीवन बहुत सुखद नहीं कर सकते इसको। ये चूंकि जी पूर्ण दृष्टि है। हाँ, दृष्टि है तब कोई दिक्कत नहीं। किसी की दृष्टि है, किसी की युति है, तब वो नहीं। अगर गुरु अकेले हो जाए तब ऐसा होता है। क्योंकि होता क्या, अब गुरु होंगे तो वो केतु होंगे तो केतु भोग विलास में होते हैं कई बार जो है, और कहीं दोस्ती इत्यादि भी होती है। अब गुरु अकेले हो जाते तो ऐसा व्यक्ति या ऐसा उसका पति बहुत धार्मिक हो जाता है। और 7वां घर जो है थोड़ा भोग विलास का होता है, वहां धार्मिकता बहुत ज्यादा नहीं चलती, कई यथार्थवादिता नहीं चलती। तो इसलिए कई बार विवाह तो नहीं टूटता, लेकिन कई बार जो है ना शादी तबाह हो जाती है। शादी के लिए वो व्यक्ति मतलब बहुत ज्यादा शादी का सुख नहीं प्राप्त कर पाता। अब किसी ग्रह की दृष्टि है तो ऐसी स्थिति में कुछ सही हो जाता है। ठीक है, राहु केतु इत्यादि जानते हैं, थोड़ा पाप ग्रह है तो कई बार पाप इत्यादि वहां करा देते हैं। कहीं विवाह के अलावा भी लोगों से दोस्ती यारी संबंध बनवा देते हैं। और किसी शुभ ग्रहों के होते गुरु है तो वो व्यक्ति बड़ा धार्मिक होगा, बड़ा सज्जन होगा, ऐसी भी स्थितियां बनती हैं। चलते हैं। तो ये चीजें हमने अभी थोड़ा सा सीखा। और किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न और है तो कर सकते हैं। सप्तम भाव से संबंधित किसी का कोई प्रश्न नहीं है? लग तो ऐसा रही है। अच्छा, तो देखो हमने जैसा बताया कि अब देखते हैं शादी में कितने शादी का योग बनता है, वो कैसे पता लगे? एक एक चीज चलने दीजिए। आप आपको सब चीज बता दिया जाएगा। सप्तम भाव चल रहा है ना, तो सप्तम भाव में एक एक चीज बारीकी से बारीकी, कब छोटी उम्र से शादी होगी। देखो अगर मंगल होते हैं ना तो जातक की शादी जो है छोटी उम्र की उस पे होती है।
और या मंगल होते तो ऐसे जातक या जातिका के जो है कई बार छोटे उम्र के लोगों से संबंध बनाने की चेष्टा करता है, ठीक है। और शनि होते हैं तो उम्र में अंतर हो जाता है। गुरु होते हैं तो अत्यंत धार्मिक होता है और बड़ा पवित्र प्रेम हो जाता है, लेकिन गुरु अकेले नहीं होना चाहिए। शुक्र होते हैं तो मधुर वाती भोग विलास की कामना बढ़िया होती है और धार्मिक प्रवृत्ति भी होती है। तो इन चीजों का भी ध्यान। राहु केतु होते हैं तो कई बार जो है ना एक आध दो बार प्रेम 7वें भाव में अगर राहु केतु होते हैं कई बार जो है ना एक आध दो बार प्रेम प्रसंग में प्रेम प्रसंग होता है उम्र से पहले और वो टूट जाता है। फिर जो शादियां होती है टिक जाती हैं और कहीं लड़कपन में शादी हो जाए तो निश्चित रूप से ही वह शादी जो है नहीं रुकती, शादी टूट जाती है। कब? अगर राहु केतु का 7वें भाव में संबंध हो जाए, राहु केतु 7वें भाव में होते हैं तो अगर उनका प्रेम, क्योंकि वो विच्छेदात्मक ग्रह है, निश्चय ही विच्छेद करा देते हैं शादी से। कब? जब छोटी उम्र में शादी हो। तो एक उम्र के बाद कुछ लंबी उम्र में शादी होती है तो कई बार लोग एक दूसरे से प्रेम प्रसंग में रहते हैं। एक दो प्रेम जब टूट जाता है तो ऐसी दशा में लोगों की क्या कहते हैं शादी तब रुक जाती है। नहीं तो निश्चय ही अगर किसी का प्रेम कहीं न हुआ हो और कम प्रेम कब ना हो, जब वो कम उम्र में शादी, क्योंकि राहु केतु का लग्न से संबंध बन जाएगा तो व्यक्तित्व तो कई चीज में माहिर, हर चीज में माहिर कर देते हैं राहु केतु। खेल में, कूद में, पढ़ने में, लिखने में, प्यार में, मोहब्बत में, जब हर चीज में आगे जाता है तो जाहिर सी बात है प्रेम भी जल्दी करेगा। और ऐसी स्थिति में जब प्रेम टूट जाता है, ठीक है, ये स्थितियां बन जाती है। तो आशा है आज हमने जो समझाया तो आप में ज्यादातर लोगों को समझ में आ गया है। जिनको नहीं समझ में आया है हम कोशिश, हाँ बोले, जिनको नहीं समझ में आ गया हम कल जो है इसको एक कुंडली बना के उस पे कई ग्रह बना के दिखाएंगे। सुरेंद्र जी बोले। जी गुरुजी, अगर किसी को समझ नहीं आया होगा तो वो इसकी रिकॉर्डिंग देख ले, फिर से सुन ले तो उसको भी समझ आ जाएगा। ठीक है, संतोष जी कुछ बोल रहे थे, बोले। जी मैं यही कह रहा था कि गुरुदेव कल आप कुंडली पढ़ाकर सिखा लेंगे। हाँ, मैं एक कुंडली बना के आप लोगों को एक एक ग्रह से उस पे कई ग्रहों की दृष्टि दे करके, कई ग्रह रख के, मान लो उसमें सूर्य रखा तो कैसा हो जाएगा, फिर चंद्रमा रख के, हो सकता है आप लोगों में ही एक दो लोगों की कुंडली ले लूं, लेकिन सबसे आग्रह है, करबद्ध निवेदन है कि ये मत बताना कि हमारी कुंडली है, क्योंकि कुछ अच्छी चीजें बुरी चीजें अगर हमने उसमें बताया, क्योंकि तब आप नहीं दिखाई देते कि आपकी कुंडली है, वो कुंडली में अंक और ग्रह दिखाई देते हैं, और कुछ अच्छी या बुरी चीजें बताया तो ग्रुप में आदमी को ये हो सकता है कि नहीं ऐसा इनके साथ हो सकता है, तो आप लोग नाम ना बताएंगे, जिनकी कुंडली करना होगा उस कुंडली को आप बता देंगे, तो उन ग्रहों को तो हम एक एक करके उस पे भी आप लोगों को प्रैक्टिकल पढ़ाएंगे और प्रैक्टिकल अनुभव भी हो जाएगा। लेकिन नाम मत बताना, क्योंकि कई लोगों को, हमारी कुंडली हो आपकी कुंडली हो, सब में ही 12 राशि होती हैं और 9 ही ग्रह होते हैं और अच्छाई बुराई सब में होती है, ये तत्व हैं। तो अभी हम पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ेंगे और उसमें वो नहीं करेंगे फला का स्वभाव ये है वो है, इन चीजों पे नहीं जाएंगे, हम सिर्फ पढ़ने का आनंद लेंगे। ठीक है, ठीक है। पांडे जी प्रश्न करें। जी गुरुदेव, मैं इस विषय से हटकर प्रश्न कर रहा हूँ। बोले बोले करें। कल आपने पर ये आदेश दिया था, ये बताया था कि नीच के ग्रह का दान नहीं किया जाता। नीट देखो, दान कोई भी करे, अगर नीट के ग्रह का दान का मतलब नहीं, ग्रह का ऐसा क्या ना, अगर वह ऐसा नहीं बताया था कि नीट के ग्रहों का दान नहीं किया जाता, अगर जो ग्रह आपको दुष्प्रभाव दे रहा है तो उनके दान देने से, उनके वस्तुओं के दान देने से दुष्प्रभाव में कमी आती है,
या सुप्रभाव के लिए भी आप दान दे सकते हैं। तो उसके लिए एक ही चीज है कि संकल्प करके कि आपको सुप्रभाव चाहिए या दुष्प्रभाव से मुक्ति चाहिए, क्योंकि ग्रह हैं, इनकी अच्छाई बुराई सब में होता है। तो जब भी आप किसी ग्रह की जाप करें, दान करें, तो संकल्प बताया था, संकल्प लें, ठीक है। जो दान उसी ग्रह का करें जो आपको अशुभ फल दे रहा है। अशुभ फल दे रहा है तो उसके प्रभाव को थोड़ा कम करने के लिए दान किया जाता है, ठीक है। पांडे जी समझ पा रहे हैं कि नहीं? जी गुरुदेव। हाँ, ऐसा नहीं कि दान से, जैसे मान लो कोई ग्रह आपको अशुभ फल दे रहा है तो उसके प्रभाव को कम करने के लिए दो चीज है, या तो बीज मंत्रों का जाप करें, हवन करें, उसको खुश किया जाए, या उनकी वस्तुओं को दान करें। तो दान ऐसे न करें, एक संकल्प लें। संकल्प के लिए सबको बताया था, जिनको संस्कृत में संकल्प याद है, आप लोग विप्र हैं, बहुत बढ़िया है। संस्कृत में नाम, गोत्र, देश, काल इत्यादि, तिथि इत्यादि का जो है ना वर्णन करके संकल्प ले कि फला ग्रह से जो अशुभ फल मिल रहा है उससे मुक्ति हेतु और शुभ फल प्राप्त कामना, ठीक है। और अगर आपको नहीं पता है संकल्प, संस्कृत संकल्प नहीं पता है, तो हाथ में थोड़ा सा अक्षत ले लें, जल ले लें और 3 बार भगवान विष्णु का नाम लें, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। मैं फला आदमी अपना नाम ले लें, फला गोत्र का फला आदमी अपने ग्रहजन्य फला ग्रह से जो दुष्प्रभाव से मुक्ति है और उससे शुभ फल प्राप्ति कामना, क्योंकि ग्रह शुभ फल भी देते हैं, तो उससे जो है दुष्प्रभाव से मुक्त है और शुभ फल प्राप्त कामना, या अशुभ फल से मुक्त है शुभ फल प्राप्त कामना से फला वस्तु का दान। अगर ब्राह्मण का नाम या जिसको दान दे रहे उसका नाम गोत्र पता है तो बता दो, फला आदमी को फला गोत्र वाले दे रहे, नहीं तो इस वस्तु का दान करूंगा ऐसा कह के उस वस्तु का दान करे तो वो बड़ी जल्दी फल मिलता है। और नहीं तो बीज मंत्रों का जाप करे। बीज मंत्रों के जाप के लिए भी यही है कि अपना नाम, गोत्र इत्यादि सबका होकर के मैं फला नाम का फला आदमी अपने जो है इस ग्रह को प्रसन्न करने के लिए, उससे दुष्प्रभाव से मुक्ति और शुभ फल प्राप्ति की कामना से यथासंख्य इस ग्रह का जाप करूंगा और निर्विघ्न जाप पूर्ण हो, इसके लिए एक माला ओम गण गणपते नमः जाप करूंगा। तो किसी भी जाप करने से पहले एक माला ओम गण गणपते नमः जपे। उसके बाद उस मंत्र का बीज मंत्र जो होता है उस ग्रह का बीज मंत्र होता है, बीज मंत्र का जाप करें, निश्चय ही फल मिलेगा। गुरुदेव, अच्छे फल देने वाले ग्रह की भी दशा दान किया जा सकता है? कैसे पांडे जी, अब समझ नहीं पाए, फिर से बोले। जैसे गुरुदेव योग कारक ग्रह हो, अगर उसकी स्थिति कुंडली के अंदर गलत हो, जैसे कि कर्क लग्न की कुंडली है, मंगल इसमें योग कारक हुआ, एक 10वें भाव का अधिपति केंद्र का, एक त्रिकोण का 5वें भाव का अधिपति हुआ और लग्न में जाकर नीच का हो गया, तो इसका दान करना उचित रहेगा या पूजा पाठ करना उचित रहेगा? देखो, अगर वह दुष्प्रभाव दे रहा है पांडे जी, अगर वह ग्रह दुष्प्रभाव दे रहा है तो निश्चय ही उसके वस्तुओं का दान कर दे। अगर वह दुष्प्रभाव नहीं दे रहा, आपको नीच है, उससे शुभ फल प्राप्त करना चाहिए, तो उसके बीज मंत्रों का जाप करके, उसको जागृत करके, उसके वस्तुओं को पहन करके आप शुभ फल ले सकते हैं, ठीक है। इस चीज को देखो कि ग्रह आपको दे क्या रहा है। कई बार होता क्या ना, ग्रह आपके नीच स्थानों में है लेकिन कई बार वो शुभ फल दे रहा है, आपको कोई हानि नहीं कर रहा है, तो उसको फिर मत छेड़ो, ठीक है। अगर आपको हानि नहीं कर रहा है और आप जान गए कि नीच में है और आपको पता चला कि हमें हानि नहीं है, तो काहे छेड़ोगे? कोई बात नहीं। अगर उससे शुभ फल की प्राप्ति कामना चाहते हो कि अगर नीच का ना होता तो हमें शुभ फल मिले, तो उसके बीज मंत्रों का जाप करके, उसका पूजन करके, नवग्रह का पूजन करके, उसका हवन करके, उनके वस्तुओं का हवन करके उससे शुभ फल ले सकते हैं। और उसके लिए है कि संकल्प है, ठीक है, क्योंकि उनका प्रभाव, हाँ, कई बार ग्रहों का प्रभाव भी जो है ना, अगर आपने बढ़ा दिया तो कई बार वो नुकसान कर देते हैं। और तो और मैं दूसरों की बात नहीं, मैं स्वयं का प्रैक्टिकल बताता हूं
एक बार अभी यही नवंबर दिसंबर की बात है, ज्यादा दिन की बात नहीं है, नवंबर दिसंबर की बात है। एक कोई जजमान आप जैसे ही किसी का फोन मेरे पास आया, तो हमने कहा कि बोला गुरुजी बहुत गरीब हूं, हमारा राहु केतु का जाप करवा दीजिए। तो हमने कहा ठीक है भैया करा देंगे। तो एक पंडित जी को बोला, तो हमने कहा कितना दिलवा दूं तो आप कर दोगे? बोले गुरुजी 11। सबके यार गरीब है, तुम बैठे ही तो हो, तुम्हारे पास कोई पूजा वूजा नहीं है, तुम कर दो। तो बोले ठीक है गुरुजी कर देंगे। तो हमने कहा 500 रुपए की हिसाब से इनको दे देना, ये जो आके पूजा पाठ करेंगे, इनका चाय नाश्ता का खर्चा हम दे देंगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चाय नाश्ता हमारे यहाँ कर लेंगे और क्या का भोजन हमारे यहाँ कर लेंगे, आप 500 रुपये इनको दे देना। अब हुआ कि पंडित जी 1-2 दिन किए और उसके बाद उनको कोई जजमान मिल गया, भाई वृत्ति हो गई। बोले गुरुजी हमें जजमान मिल गया, अब हम क्या करें? तो हमने कहा जाओ कोई बात नहीं, आप कमाओ भाई, देखो रोज तो मिलता नहीं, आपकी नौकरी तो है नहीं। मेरे मन में आया कि मैं कर देता हूँ, और मैंने जब जाप शुरू किया ना, तो मेरे साथ दुष्प्रभाव क्या हुआ, मैं बिल्कुल ठीक ठाक था। और हुआ क्या कि घर से आया था, तो हमने कुछ, हमारे घर पे जब हम जाते हैं तो हमें मीठा थोड़ा पसंद है, तो घरवाली हमारी जो है पेड़ा बना के देती है, दूध का पेड़ा बना के देती है। तो उस पेड़ा को हम लाए, खाए, और उस जो जिस उसमें डिब्बे में रखा गया था उसको नीचे से चूहे काट दिए। अब मेरे मन में शंका आया कि यार चूहे कहीं दवा हुआ ना खाए हो, चूहों ने 3 बार। तो चूहे को कहीं, तो चूहे कहीं दवा हुआ ना खाए, ठीक, चूहे कहीं दवा हुआ ना खाए हो। और मेरे मन में ऐसा विचार आया, मैं अच्छा खासा, फिर मैंने कहा कि कुछ ऐसा ना हो मेरे साथ हो जाए। अब मैं अकेला ही रहता हूँ, फिर मैंने कहा छोड़ो कुछ नहीं होगा। फिर एक दिल कहे कि ऐसा अभी तो कुछ ठीक है, अगर कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगा। अब ऐसे मैं उठा पकड़ पड़े मुझे बज गई 11, और 11 बजे मेरे से नहीं रहा गया। मैं देखो राहु के तक कैसा कैसा भ्रम देते हैं। मैं गया अस्पताल और बताया कि भाई ऐसे ऐसे पेड़ा लाया था, उस डिब्बे को चूहों ने काट दिया था, और हो सकता है 1-2 पेड़ा खा भी लिए हो, हमने देखा नहीं। लेकिन तो उन्होंने मुझे 2 सुई लगाया, तो बोले और क्या हो रहा है? क्या थोड़ा सीने में दर्द हो रहा है, जबकि सीने में नॉर्मल सोचे थोड़ा दर्द का वो था। अब उन्होंने ईसीजी लिख दिया, ईसीजी हुआ तो बोला तुम्हारे ईसीजी की रिपोर्ट गलत है। उन्होंने फट हार्ट वाले को लिख के ट्रांसफर कर दिया फरीदाबाद, और 2 सुई लगा दिया मुझे। वो सुई जब लगाया ना, हमें लगता ठंडे से लगाया, हमारा गला खराब हो गया, फरीदाबाद गए, वहां दौड़ के दूसरे दिन गया, लाइन में लगा, उसको फिर चेकअप कराया तो वहां रिपोर्ट नॉर्मल आई, दवाएं दिया, पूरा दिन बर्बाद हुआ, और हफ्ते भर तक गला खराब रहा, मेरा। तो कई बार ग्रह जो है ना किसी को छोड़ते नहीं, आप समझ रहे हैं? जी गुरुदेव जी। हाँ, हमने शायद आप लोगों को शेयर किया था इस बात को। जी धन्यवाद। हाँ, तो इन ग्रहों को अगर ठीक प्रभाव दे रहे हैं तो छेड़ने की जरूरत नहीं है। इनकी पूजा करो, नवग्रह स्तोत्र पढ़ो, इनके बीज मंत्रों को जाप करके हम बढ़िया फल ले लेते हैं। कई बार होता है क्या, लोग रत्न इत्यादि बेचते हैं, और आपको हाथ देखे आप ये रत्न पहन लो, ये चीज पहन लो, उनको तो अपने रत्न से बेचने की इच्छा होती है, क्योंकि उनको 2 पैसे मिल जाते हैं उसमें रत्न अंगूठी में। तो इसीलिए मैं किसी को जल्दी रत्न इत्यादि की सलाह नहीं करता। जिनके हैं बीज मंत्रों का जाप कराएं, बीज मंत्रों का जाप करें, नवग्रह स्तोत्र का पाठ करें, नवग्रह का पूजन करें, हवन करें, इससे शुभ फल मिलता है। उनके ग्रहों के प्रभाव बढ़ाने और घटाने से कई बार दिक्कतें हो जाती हैं, तो इस चीज का भी ध्यान लोगों को देना होता है। सबके समझ में आ गया? जी गुरुजी। हाँ, कई बार लोग करते हैं ना कि आप उस फला राशि के हैं तो फला रत्न पहन लो, तो ऐसी बात नहीं। राशि के हिसाब से आप रत्न मत पहनो। राशि के हिसाब से अगर आप रत्न पहनते हो तो कहीं ना कहीं धोखे में जाते हो। आपको देखो कि आपका फला ग्रह कहाँ बैठा है, कहीं 6, 8, 12 में तो नहीं है, ठीक है।
हाँ, अगर ग्रह पंचम में है, पंचम भाव में बैठा है, लग्न में बैठा है, भाग्य भाव में है, लेकिन उसकी राशि कहीं 6, 8, 12 में तो नहीं है, इसका भी देखना पड़ेगा, क्योंकि 6, 8, 12 में राशि बैठी है तो उसके भी प्रभाव थोड़ा गड़बड़ होंगे। तो इन चीजों का ध्यान देके तभी रत्नों का चुनाव करना चाहिए। आशा है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। और हम जो है अब सभा को यही विराम दे रहे हैं। मौका मिलेगा तो रत्नों के बारे में भी हम आपको बताएंगे, कब रत्न किसको दिया जाता है, कब रत्न नहीं दिया जाता। ठीक है। और जब भी किसी ग्रहों से शुभ फल लेना हो तो अच्छी बात है, आप उनके बीज मंत्रों का जाप करके और जो है हवन इत्यादि करके शुभ फल ले सकते हैं। तो सबके इसी के साथ हर हर महादेव, शुभ रात्रि, प्रणाम प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। जी, शांति पाठ कर दिया जाए और उसके बाद कक्षा को विराम करते हैं। विकास जी है? नहीं है, ठीक है। हरि ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापोः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि सुशान्त्र भवतु। हरिः ओम। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। हर हर महादेव। शुभ रात्रि। हर हर महादेव। हर हर जी महादेव। नावल जी।